दोस्तों, आपने कभी न कभी अपनी जिंदगी में नोकिया का फोन तो इस्तेमाल किया ही होगा और ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के घर में पहला फोन भी नोकिया का ही हो। और होता भी क्यों ना, नोकिया अपने समय में फोन्स का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर जो था और दुनिया भर में सबसे ज्यादा फोन्स बेचा करता था। पर एंड्रॉइड और आईफोन के आने के बाद मानो नोकिया जैसे मार्केट से गायब ही हो गया और ज्यादातर लोग इसकी वजह नोकिया के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करने की जिद को मानते हैं। पर असल में ये पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नोकिया को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और आखिर में नोकिया में उनके नए सीईओ के रूप में घुस गया था ऐसा भेड़िया। तो क्या है नोकिया की पूरी कहानी और कैसे शुरू हुआ उनका ये डाउनफॉल, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर नोकिया की शुरुआत को देखें तो आज उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है वो महज एक सपना लगता है। नोकिया की शुरुआत एक फिनिश माइनिंग इंजीनियर ने 1865 में की थी। इस वक्त मोबाइल तो छोड़िए, अभी लैंडलाइन के फोन के आविष्कार होने में भी 11 साल का वक्त था। तब नोकिया की पेपर मिल्स हुआ करती थी और फिर बाकी बिजनेस में घुसते हुए ये कंपनी टायर, केबल से टीवी जैसी चीजें भी बनाने लगी। इसके बाद 1960 के वक्त कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। दुनिया के पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो अमेरिका के साथ जाएं या फिर सोवियत संघ के। दोनों की ही ताकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिनलैंड ने अमेरिका वाला रास्ता चुना और साथ ही किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए उन्होंने अपने रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को अपडेट करने की सोची और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला नोकिया को। नोकिया ने फिनलैंड सरकार के लिए जबरदस्त काम किया और उन्हें टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जिसके बाद वो इस मार्केट में उतर आए। नोकिया उस वक्त इस तरह के फोन्स बना रहा था जिन्हें कार्स में ही इंस्टॉल किया जा सकता था, जिससे लोगों के लिए अपने फोन के पास रहना और भी आसान हो गया। अब उन्हें जरूरी कॉल्स मिस करने का डर नहीं था। इसके बाद 1980 के दशक में नोकिया अमेरिका पहुंचा और अमेरिका आते ही नोकिया के फोन्स हाथों हाथ बिकने लगे। इससे नोकिया को एक बड़ा बूम मिला। नोकिया ने आगे चलते हुए अपना पहला मोबाइल फोन भी लॉन्च किया और सोवियत संघ के हेड को जब वो फोन इस्तेमाल करते हुए पब्लिक में देखा गया तो जैसे नोकिया की सेल 4 गुना बढ़ गई। अब सभी को नोकिया का ही फोन चाहिए था। नोकिया ने इसी दशक में अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया और 1990 आते आते नोकिया का ज्यादातर मुनाफा उनकी फोन डिवीजन से ही आने लगा। ऐसे में 1992 के साल में नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि मोबाइल फोन्स पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कंपनी अपने बाकी के ऑपरेशंस बंद कर रही है। वैसे ये फैसला था तो रिस्क भरा, लेकिन इसने नोकिया की ग्रोथ में काफी मदद की। उसी साल नोकिया ने अपना नोकिया 1011 फोन लॉन्च किया था, जिसके आसान और सिंपल सॉफ्टवेयर के कारण लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। साथ ही ये फोन एक 2G फोन था जो उस वक्त के 1G फोन के मुकाबले काफी बेहतर था। इस फोन को बिजनेस सेक्टर ने बहुत पसंद किया और देखते ही देखते हर ऑफिस जाने वाले इंसान के हाथ में ये फोन दिखने लगा। फिर नोकिया ने नोकिया 2110 लॉन्च किया जो कि काफी स्लीक और स्टाइलिश था। साथ ही ये वो पहला फोन था जिसमें नोकिया की वो आइकॉनिक रिंगटोन शामिल की गई। शायद आपको नहीं मालूम होगा पर यह ट्यून 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। नोकिया 2110 में एक फायदा ये भी था कि उसमें कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए स्पेस था और साथ ही मिस्ड कॉल्स भी देखी जा सकती थी। नोकिया अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बेइंतहा पैसे खर्च कर रहा था, जिस कारण वो मार्केट की हर कंपनी से सालों आगे था। नोकिया की सॉफ्टवेयर सुप्रीमेसी तब पहली बार सामने आई जब नोकिया ने 1996 में नोकिया 9000 लॉन्च किया, जिसमें स्क्रीन के साथ साथ QWERTY कीबोर्ड भी था। आप इससे अपना ईमेल भी चेक कर सकते थे और साथ ही इसमें वर्ड प्रोसेसर से लेकर स्प्रेडशीट तक सब कुछ था। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो पर ये फोन फ्लॉप रहा था। ये फोन $800 का था और उस वक्त मोबाइल में इतने सारे फीचर्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई ऐसे फोन पर इतनी रकम खर्च नहीं करना चाहता था। सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि इस फोन के प्राइस में आज अगर आप चाहें तो एक नया 128 GB वाला iPhone 13 खरीद सकते हैं। खैर नोकिया को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो एक के बाद एक बढ़िया फोन से मार्केट में उतारते रहे। 1998 में नोकिया ने 6610 में पहली बार नोकिया की स्नेक गेम को शामिल किया। 2002 में नोकिया 5110 आया और 2003 में हम सभी का फेवरेट नोकिया 1100 अपनी एंट्री मार चुका था। इसके बाद भारत में नोकिया का फोन मार्केट पर 70% तक का कब्जा कर चुका था। साथ ही नोकिया इस वक्त फिनलैंड की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई थी। 2006 में फिनलैंड की GDP में नोकिया का कंट्रीब्यूशन 1.6% का था। 2002 में नोकिया अपना नोकिया 6650 लेकर आया जो कि दुनिया का पहला 3G फोन था। उसी साल फिर उन्होंने नोकिया 7650 भी लॉन्च किया
ये नोकिया का पहला फोन था जिसके साथ कैमरा अटैच्ड था। इस वक्त तक नोकिया अपने कंपटीशन को पछाड़कर थक चुका था और उसने कुछ नया करने का सोचा। गेमिंग इंडस्ट्री में आए उछाल को देखकर नोकिया ने अपना एन-गेज लॉन्च किया, जो गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पर यह आइडिया लोगों को पसंद नहीं आया और ये फोन मार्केट में आते ही पिट गया। 2004 में मोटोरोला ने अपना फ्लिप फोन लॉन्च किया, जो आते ही एक हिट साबित हो गया। अब यहाँ से सारी परेशानी शुरू हो गई। नोकिया के फोन अपने वक्त से आगे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग अब भी सिंपल फोन को ही पसंद कर रहे हैं। कंपनी में कई लोगों ने इनोवेशन को छोड़कर सिंपल फोन बनाने की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इससे नाराज होकर कंपनी के ही कुछ बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज ने नोकिया से दूसरी कंपनियों में जाना शुरू कर दिया। नोकिया के चीफ डिजाइनर और वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक नुवोको की माने तो नोकिया के पास आईपैड से भी पहले एक टैबलेट बनाने का आइडिया आया था। उसका एक प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसे कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। नोकिया ने सिंपल फोन की मार्केट कैप्चर करते हुए बहुत फोन बेचे, लेकिन फिर 2007 में आईफोन लॉन्च हो गया। आईफोन ने सारी गेम को बदल कर रख दिया और अपने इनोवेशंस को साइडलाइन करने के फैसले की वजह से नोकिया के पास उसका कोई जवाब तैयार नहीं था। इसी के अगले साल एंड्रॉइड ने भी स्मार्टफोन मार्केट में एंटर किया और वो नोकिया जो कभी अपने सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था, एकदम से पिछड़ने लगा। नोकिया ने भी नोकिया 5800 जैसे फोन्स निकाल कर कोशिश की, पर उसमें ये परेशानी थी कि उसमें एप्पल और एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत कम ऐप्स थे और उनका सॉफ्टवेयर भी औसत दर्जे का था। इसके बाद नोकिया में दो टीमें बन गई, एक वो जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में लगी थी और दूसरी वो जिसे मीगो नाम का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। इन दो टीम्स में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान नोकिया को ही हुआ। जितने भी नए सॉफ्टवेयर डेवलपर आ रहे थे वो भी या तो एंड्रॉइड या फिर आईफोन के लिए ही ऐप्स बनाना सीख रहे थे, क्योंकि इसमें उनका करियर ज्यादा सुरक्षित था। इसके बाद 2010 आते आते कंपनी के सीईओ को बदल दिया गया और स्टीफन एलॉप को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया। स्टीफन नोकिया में आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे और उन्होंने कंपनी की हालत को देखकर 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके लूमिया जैसे फोन लॉन्च किए, जिन्होंने बाकी फोन्स को अच्छी टक्कर तो दी, लेकिन परेशानी वही थी, कोई भी नोकिया के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहता था और नोकिया फिर से उठ नहीं पाया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को $7 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन इस डील में एक अटपटी चीज थी। जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा, उसी शाम माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के सीईओ स्टीफन को अपना डिवाइस हेड नियुक्त कर दिया। साथ ही कुछ दिनों में ये भी खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्टीफन को 18 मिलियन यूरो का बोनस भी दिया। इसके बाद लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी कि नोकिया को स्टीफन ने अपने फायदे के लिए बेचा और उनका हमेशा से यही प्लान था। लोगों के मुताबिक ये बोनस नहीं बल्कि रिश्वत थी। खैर, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को फिर से रिवाइव नहीं कर पाया और एक आइकॉनिक कंपनी का यहाँ अंत हो गया। हाल के सालों में नोकिया ने एंड्रॉइड के साथ कमबैक किया है, पर उसका क्या होगा अभी तक कोई नहीं जानता। आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।